ललिता पढ़ते हुए एक सवाल बार बार पाठकों को उलझा देता है। क्या सच में ललिता हम्बर्ट हम्बर्ट का साथ दे रही थी या हमें सिर्फ ऐसा महसूस कराया गया? कहानी पूरी तरह हम्बर्ट की नजर से कही गई है, इसलिए जो दिखता है वह शायद पूरा सच नहीं होता। कभी लगता है कि ललिता सहज है, लेकिन गहराई से देखने पर डर, निर्भरता, अकेलापन और एक किशोरी की भावनात्मक उलझन साफ झलकती है। यही इस उपन्यास का सबसे बेचैन करने वाला पहलू है। सच क्या है और भ्रम क्या? क्या पाठक भी अनजाने में उसी नजर से देखने लगता है जिससे कहानी सुनाई जा रही है? मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमें कमेंट बॉक्स में आकर यह जरूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। आप सोच रहे होंगे कि मैं शांत हो गया था, पर ऐसा नहीं। ललिता के सो जाने के बाद मैं बाहर आया तो इस बात को देखने के लिए कि वहां कोई ऐसा दरवाजा तो नहीं है जिससे कोई आदमी अंदर आ सकता। संतुष्ट हुआ कि कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था और उसकी चाबी मेरे पास थी, मेरी जेब में पड़ी थी, जिसे मैंने मुट्ठी में दबा रखा था। अब आप समझ गए होंगे कि कमरे से बाहर आने का मतलब यह कतई नहीं था कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था। जी नहीं, मेरे इरादे बिल्कुल दृढ़ थे, पर मैं जल्दबाजी में काम बिगाड़ने की बजाय सावधानी से धीरे धीरे काम करना चाहता था। मुझे इस बात का भी विश्वास था कि ललिता को दैहिक संबंधों के मामले में थोड़ा बहुत अनुभव अवश्य रहा होगा, लेकिन यह एहसास कि उसकी उम्र अभी अपरिपक्व है मुझे बार बार आगे बढ़ने से रोक रहा था। मैंने दरवाजे के की होल से अंदर झांक कर देखा और सोचा कि अब तक वह न जाने क्या क्या सपने देख चुकी होगी। आसपास की आहट लेते हुए मैंने आगे बढ़कर लाउंज का चक्कर लगाया। वहां भीड़ भाड़ न थी। इक्का दुक्का लोग सोफे पर बैठे अखबार के पृष्ठ पलटने में लगे हुए थे। रिसेप्शन पर क्लर्क खड़ा उबासियां ले रहा था। मुझे आता हुआ देखकर उसने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी पत्नी का कोई फोन तो नहीं आया? मैंने पूछा और आराम के मूड में काउंटर पर कोहनियां टिका दी। उसने इनकार किया। तब ठीक है, तीसरा बेड लगवाने से पहले पूछ लीजिएगा। अगर हम लोग कल भी यहीं रुके तो तीसरे बेड की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा खामखा आप लोगों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता। यस सर। वहां से हटकर मैं होटल के बरामदे में आ खड़ा हुआ। रात के घने अंधेरे में सड़क के किनारे जलते लैंप पोस्टों के इर्द गिर्द हजारों पतंगे मंडरा रहे थे। तुम भी इन्हीं में से एक हो? मेरे अंदर से कोई बोला और मैंने अपने अंदर से उठती हुई आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की। मैं बरामदे से निकलकर लाउंज की तरफ बढ़ा ही था कि एक व्यक्ति मेरे ही आयु के आसपास का मेरे सामने आकर प्रश्न उछाल बैठा। यह चिड़िया कहाँ से फंसा लाए? शायद वह काफी देर से अंधेरे में बैठा हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई थी। क्षमा कीजिए, आपने क्या कहा? मैंने अंधेरे में उसे देखने की कोशिश की। मेरे दिल की धड़कन बेतहाशा बदल गई थी। मैं जिस स्थिति से बचना चाह रहा था वह सामने आ गई थी। कमरे से बाहर आकर इधर उधर चक्कर काटता हुआ मैं जो सतर्कता बरत रहा था, इसके पीछे यही तो कारण था कि किसी को शक न हो पाए कि मैं लड़की को उड़ा लाया हूं और उसके साथ होटल में रात गुजारना चाहता हूं। ऐसा विचार रखने वाले के लिए ही तो मैं कमरे से बाहर आकर उस समय इधर उधर समय गंवा रहा था, ताकि किसी को शक हो तो वह रफा हो जाए। मेरा विचार था कि ऐसा इरादा रखने वाला कमरे से बाहर नहीं निकलता और अपना मतलब जल्द से जल्द गांठने के चक्कर में लग जाता है, पर ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही थी। मौसम पहले से अच्छा हो गया है, उसने बात पलटी। इस बार मैंने उसकी बात जैसे पूरी तरह से सुन ली थी, तभी तो कहा, जी हाँ, कल और आज की बारिश के बाद मौसम अच्छा हो गया है। लड़की कौन है? मेरी बेटी। बकवास करते हो, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, आपने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया। मैंने उसकी बात हवा में उड़ा दी। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि घूंसे मारकर उसका मुंह तोड़ दूं। अगर ललिता मेरी सगी बेटी होती तो वाकई में ऐसा ही करता, मगर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात मुझे ऊंचा सुनने का बहाना बनाना पड़ा। ऐसी वैसी कोई हरकत कर बैठता तो निस्संदेह बवाल हो जाता।
हो सकता है कि पुलिस तक मामला पहुंच जाता, ललिता से पूछताछ होती और वह पूछताछ में ठहर ना पाती तो मामला मेरे विरुद्ध जा सकता था। मेरे और इसके बीच रिश्ते की अजीब कड़ी थी। मैं उसका बाप हो भी सकता था और नहीं भी। मान लेने वाले के लिए मैं उसका बाप था, न मानने वालों की नजर में मैं कुछ भी नहीं था। उसकी मां के न रह जाने के बाद अगर देखा जाए तो मैं कुछ भी न रह गया था। मैं कह रहा था कि इस साल जुलाई में काफी गर्मी पड़ी। इस लड़की की मां कहाँ है? उसने मुझे फिर डराने वाला प्रश्न दागा। है? नहीं थी। ओह, कल आप दोनों लंच मेरे साथ क्यों नहीं लेते? हम लोग कल सुबह ही चले जाएंगे। मुझे डर लगा। मैं उसके सामने ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहता था। न जाने ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैंने इससे ज्यादा देर बातचीत की तो मैं कमजोर पड़कर हकीकत उगल बैठूंगा। उस व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा पी रखी थी, बावजूद इसके उसका जहन पूरी तरह होश में था और ऐसा लगता था जैसे मेरी ही लाइन का आदमी हो। तभी तो उसने सारा मामला ताड़ लिया था। उसने पीछा छोड़ दिया था। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे में बिस्तर पर ललिता सोई पड़ी थी, उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैंने अपने बिस्तर की ओर देखा। ठंडा बिस्तर मुझे घूर रहा था। पता नहीं कब और कैसे मैंने अपने कपड़े बदले और नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही जब मैंने सिर नीचे टिकाया तो पाया तकिया बिस्तर पर नहीं था। मैंने ललिता की तरफ देखा तो वह दोनों तकियों को अपने सिर के नीचे रखे मजे से सो रही थी। उसे सोता देखकर मेरी हिम्मत बंधी। मैं हिला और अपना घुटना ललिता के बिस्तर पर रखकर उसका चेहरा देखने लगा। उसी समय यकायक उसकी आंखें खुल गईं। मैंने ध्यान से देखा, वह सो रही थी। मुझे लगा शायद वहम हो गया था। क्या सचमुच वह जागी थी और एक क्षण को जागकर फिर से सो गई थी? गोली खाकर उसका इस तरह जग जाना मुझे आश्चर्यजनक लगा। किसी बहुत ऊंची बुर्जी से छलांग लगाने वाले तैराक की तरह 1-2 मिनट तक मैं उस पर झुका रहा। फिर दोबारा हिम्मत जुटाकर मैंने उसे छुआ। अभी मैंने उसकी बाह पर उंगली रखी ही थी कि उसने दोबारा सिर उठाकर मेरी ओर देखा। इस बार धोखे की कोई गुंजाइश न थी। वह सचमुच जाग गई थी। बहुत दिनों बाद जाकर एक केमिस्ट से पूछताछ करने के बाद मुझे यह पता चला था कि उस उल्लू के पट्टे और क्रैक डॉक्टर ने जो लाल गोली दी थी वह पागलों के लिए थी। साधारण लोगों पर उस गोली का कोई असर न पड़ता था। लेकिन ये सब बातें बाद की हैं। उस अंधेरे कमरे में ललिता की 2 बार खुल जाने वाली आंखों से डरकर मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचने लगा कि यह क्या मजाक हो रहा है। क्या सचमुच गोली फेल हो गई है? मैंने ललिता की तरफ देखा, वह चुपचाप सो रही थी। मेरा मन एक बार फिर उठकर उसकी ओर बढ़ने को हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरे जरा सा हिलते ही वह दोबारा जाग जाएगी और शोर मचा मचा कर सारा होटल सिर पर उठा लेगी। अतः मैं उसी तरह पड़ा रहा। अब मैंने अपना चेहरा उधर से हटाकर इधर उधर भटकाना आरंभ किया। अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अमेरिकन होटलों से ज्यादा शोरगुल किसी और जगह नहीं होता। कोई भी मौसम हो, दिन हो शाम हो, इन होटलों में किसी न किसी किस्म का शोर बना ही रहता है। हमारा कमरा लिफ्ट से अंदाजन 3 कमरे आगे था। जब कभी भी लिफ्ट नीचे जाती एक हल्की सी गड़गड़ फर्श से उठकर दीवारों तक फैल जाती। कभी बरामदे से लोगों के हंसने विदा होने की आवाजें आती तो कभी कोई खांसता हुआ व्यक्ति आगे बरामदे से गुजरता हुआ सोने वालों के तालाब में पत्थर फेंक जाता और अपना नाम बताए बिना आगे गुम हो जाता। पास के कमरों में फ्लश के चलने पर पानी बहने की आवाज, खिड़की के नीचे सड़क पर दौड़ते हुए ट्रकों की गुर्राहट। धीरे धीरे ये सारे शोर मेरी कनपटी पर हथौड़ियों की तरह खटखटाने लगे। मैं सोच रहा था कि कब तक ललिता के इस तरह सो जाने का इंतजार करूं कि वह अचानक उठकर बैठ गई। मैं सहम गया। वह आंखें बंद किए बड़बड़ा रही थी। साफ था कि वह नींद में बड़बड़ा रही थी। यह सोचकर कि कहीं उसे बोलने के साथ साथ नींद में चलने की आदत भी न हो, मैं उसे फिर से सुलाने के लिए बिस्तर से सरक कर उसके बिस्तर पर चला गया। मैंने उसे छुआ ही था कि वह खुद ब खुद लेट गई। लेटते लेटते जो उसने करवट बदली तो उसकी कलाई जोर से मेरी ठुड्डी पर आ लगी। मैंने डरते डरते उसे दोबारा देखा। वह सो रही थी, लेकिन स्थिति अब तक वही की वही थी। मैं उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम से बाहर निकला ही था कि ललिता ने अधखुली आंखों से झुंझलाई आवाज में कहा, पानी। मैं समझ गया कि डिनर के बाद आइसक्रीम ज्यादा खा लेने से उसे प्यास लगाई है। मैंने झटपट कांपते हाथों से ग्लास उसे थमाया
उसने आंखें बंद किए किए पानी पिया और जब तक मैं ग्लास पकड़ूं, मेरे नाइट सूट के आस्तीन से मुंह पहुंचकर वह दोबारा औंधी हो गई। ग्लास मेज पर रखने के बाद मैं मुड़ा। वह आराम से सो रही थी। आगे भी यह खेल चलता रहा। मैं जब भी उसकी ओर बढ़ने का इरादा करता, वह कुनमुनाकर या तो करवट बदल लेती या मेरे नजदीक आते आते चौंक कर जाग जाती। जाहिर था कि नींद की गोली का उस पर कोई असर न था। मैं शायद मुश्किल से 2 घंटे सो पाया होऊंगा। वे 2 घंटे भी मैंने ललिता के सपने देखते हुए गुजारे। जिस समय मेरी आंख पुनः खुली, सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। नीचे गाड़ियां आनी आरंभ हो चुकी थी। नौकरों के काम करने की आवाजें उभरने लगी थीं। मैंने घड़ी में समय देखा, 6:45 थे। ललिता अभी सो ही रही थी। उसे जगाने की आवश्यकता न समझकर मैंने नित्य क्रिया निपटाई। 6:30 करीब ललिता भी जग गई। ज्यूरी के माननीय सदस्यों, इन बातों को विस्तृत रूप में बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ललिता के साथ बलात्कार करने पर तुला हुआ नहीं था। यह सत्य है कि मैं उसे पाना चाहता था, पाने के लिए दीवाना था, मगर यह दीवानगी उसकी रजामंदी के साथ ही उजागर करना चाहता था। मैं कोई भ्रष्टाचारी अपराधी नहीं था जो एक लड़की को अकेली पाकर उसे मसल देने पर तुल जाऊं। मैं तो कवियों की तरह कल्पनाओं के लोक में विचरता, योगियों की तरह अथाह धैर्य से काम लेता हुआ इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि ललिता प्रसन्न होकर अपनी मर्जी से मुझे वरदान दे। यही हुआ भी। चौंके नहीं, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। थोड़ी देर बाद आप स्वयं जान जाएंगे कि मैंने ललिता को कुछ भी करने को बाध्य नहीं किया था, बल्कि उसने खुद वासनाओं की अंधी घाटी में हाथ पकड़कर मुझे धकेल दिया था। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उसके जागने की प्रतीक्षा करता हुआ मैं बिस्तर पर अधलेटा पड़ा। नाना प्रकार के विचारों में भरा हुआ था। अब भी मैं इस आशंका में भरा हुआ था कि कहीं आंख खुलते ही मुझे एक ही बिस्तर पर पाकर वह शोर मचाना न शुरू कर दे। कहीं वह रेमस्टेल पहुंचकर माँ से मिलने की जिद न कर बैठे। तब मैं क्या करूंगा? लेकिन ललिता ने ऐसा कुछ न किया। मेरी आंखें बंद थी, पर मैं यह महसूस कर रहा था कि वह जाग गई है और बैठी बैठी मुझे देखे जा रही है। फिर वह बिस्तर से पलटी खाकर मेरी ओर आई। उसके लिए इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। उसने रात भर हर पल प्रतीक्षा की थी कि मैं उसके शरीर को छूंगा और वह सब कुछ करूंगा जिसकी उसे चाह थी, मगर मेरे संकोच ने दूरी रख छोड़ी थी। एक ही डबल बेड पर सोते रहने के बाद हम दोनों आलिंगनबद्ध तक न हो सके थे। मेरे संकोच को सही तरह से समझकर उसने अपनी ओर से पहल कर दी थी। मुझ पर झुकी झुकी ललिता की आंखों में ऐसी मुस्कुराहट थी जिसके सामने मेरी सारी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी। इसके बाद क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे लिए सब कुछ नया था। वैसे अनंत युगों से चली आ रही इस सृष्टि की प्रक्रिया में हम दोनों की सांसें दहक रही थीं। जैसा कि मैंने सोचा था, ललिता अनुभव उठाए हुए थी। यह बात सच साबित हुई। मेरे पूछने पर उसने इस बात को बेझिझक स्वीकार कर लिया। खाने की मेज पर उसने बताना शुरू किया। टुकड़ों टुकड़ों में उसने जो कुछ बताया उससे पता चला कि 2 साल पहले कैंप में एक लड़की ने उसे यह पाठ पढ़ाया था। जब मैंने उस लड़की का नाम पूछा तो उसने नाम बताने से इनकार किया, मगर वह मेरी उत्सुकता जगा उठी थी। मैंने पूछा, क्या ग्रेस एंजल? नहीं। रोज? नहीं। एंगेज? नहीं। मगर तुम्हें ये सब नाम कैसे पता चले? रेमस्टेल में एक बार तुम्हारी कॉपी देखी थी, उसी में से इन सब लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। थोड़ी देर तक हम दोनों चुप रहे। अपने खाने में लगी रहकर वह बोली, अच्छा, जानना ही चाहते हो तो सुन लो। उसका नाम एलिजाबेथ था। मुझे हल्का सा आश्चर्य हुआ। एलिजाबेथ को ललिता की क्लास की सबसे अच्छी लड़की के रूप में जाना जाता था। शार्लेट बड़े गर्व से अपने मेहमानों के सामने बताया करती थी कि ललिता की एलिजाबेथ बड़ी अच्छी सहेली है। गोया कि एलिजाबेथ की शराफत के साथ ललिता की शराफत की वे एक गारंटी लेती थीं। काश शार्लेट यह सुनने के लिए जिंदा रहती कि उसकी बेटी को दैहिक संबंधों का पहला पाठ पढ़ाने वाली क्लास की सबसे सीधी और शरीफ लड़की एलिजाबेथ ही थी। मुझ पर बलात्कार का अभियोग लगाने वाले ज्यूरी के माननीय सदस्यों, आप इस बात को भी जान गए होंगे कि ललिता की जिंदगी में आने वाला मैं पहला पुरुष न था। अब तक 10 बज चुके थे। हम लोग कमरे में लौट आए। खिड़की के नीचे बढ़ते हुए शोर, कॉरिडोर को साफ करती हुई नौकरानियों की गुनगुनाहट और अपनी बढ़ती हुई उम्र की जिम्मेवारियां, मैं सब कुछ भूल गया था।
अगर याद रह गया था तो बस यह कि मेरी बाहों में छटपटाता हुआ ललिता का दुबला हल्के गुलाबी रंग का जिस्म, कमर के इर्द गिर्द फैली हुई दो पतली पतली बाहें। हमें 12 बजे से पहले पहले कमरा खाली कर देना था, वरना हम पर दूसरे दिन का किराया मुफ्त में ठुक जाता। कमरे से बाहर निकलने से पहले ललिता तीसरी बार बाथरूम गई। बाथरूम से आकर वह निढाल एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन वह अभी तक तैयार न हुई थी। जब मैंने उसे कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहा तो उसने एक नज़र मेरी ओर देखा, फिर उसी तरह पड़ी रही। उपहारों से भरा हुआ सूटकेस आराम कुर्सी के पास ही पड़ा था। जब मैंने उसे अपनी बात दोहराई तो वह झुंझला कर उठी और सूटकेस को ठोकर मारती हुई शीशे की तरफ चली गई। सूटकेस का सारा सामान कमरे में बिखर गया। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, पीड़ा थी। तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं होटल का हिसाब चुकाता हूँ, कहकर मैं नीचे चला गया। नीचे आकर मैंने क्लर्क से इस बात को फिर पूछा कि मेरी पत्नी का टेलीफोन तो नहीं आया था। उसने इनकार करने पर मैंने कहा, खैर कोई बात नहीं, अगर हमारे पीछे फोन आए तो कह दीजिएगा कि हम लोग रॉबर्ट के यहाँ चले गए हैं। क्लर्क ने सहमति में सिर हिलाया और मेरे सामने बिल रख दिया। बिल देकर लाउंज की तरफ बढ़ता हुआ बैठने की सोच ही रहा था कि लिफ्ट का दरवाजा खुला। ललिता नीचे आ गई थी। मैंने सामान कार में रखवाया और पोर्टर को टिप देकर इंजन स्टार्ट कर दिया। ललिता अब तक चुप थी। आधे घंटे के बाद हम लोग ब्राइसलैंड की बस्ती से बाहर आ गए। उस आध घंटे में ललिता ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह चुपचाप एक मैगजीन पढ़ती रही थी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने गियर बदलते हुए पूछा। कोई जवाब न मिला। बोलती क्यों नहीं? मैंने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। चुप रहो, मुझे परेशान मत करो, कहकर वह दोबारा उसी तरह सीट में धंस गई। अगले आध घंटे तक मैं भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता हुआ इस बात पर विचार करता रहा कि कहीं उसके साथ मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी है जो सारी उम्र अभिशप्त प्रेतात्मा की तरह मुझ पर मंडराती रहे। मैं सोच रहा था कि उसे किस तरह बात के लिए राजी किया जाए कि पीछे से आवाज आई, अरे क्या बात है? मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, मगर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि पीछे सिर न घुमा सका। ए, गाड़ी ध्यान से चलाओ, तुमने अभी एक गिलहरी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। मेरा मन हुआ कि हंस पड़ूं, लेकिन चुप रहा। अगले पेट्रोल पंप पर जरा थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लेना, वह बोली। मैं जरा बाथरूम जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने कहा और गाड़ी की स्पीड 90 से घटाकर 70 कर दी। मैं उससे मीठी मीठी बातें करके उसे खुश करना चाहता था। इस बात को भी सोच रहा था कि सड़क के इर्द गिर्द फैले हुए जंगल घने हो गए हैं। पेट्रोल पंप तो बहुत दूर होगा। सोचा क्यों न गाड़ी यहीं कहीं रोक दी जाए, ताकि ललिता को ज्यादा देर तक दबाव न सहना पड़े। गाड़ी की स्पीड कम हो ही रही थी कि वह सीट पर संभल कर बैठ गई। पता नहीं गाड़ी की स्पीड के कम होने से उसने क्या अर्थ लगाया था, ठीक या गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने कहा जरूर, रुको मत, तुम घबराती क्यों हो? मैंने गाड़ी की स्पीड दोबारा बढ़ा दी। तभी वह हौले से हंसी। मुझे यकीन न हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह सचमुच मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर मेरे मन पर पड़ा सैकड़ों मन का बोझ जैसे उतर गया। बदमाश कहीं के, उसने कहा। मैं एक सीधी सादी लड़की थी और तुमने मुझे बहला फुसला कर खराब कर दिया। जी कर रहा है कि इसी वक्त पुलिस को बुलाकर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूं, लफंगे कहीं के। मेरी समझ में कुछ न आ रहा था। आंखें सड़क पर, हाथ स्टीयरिंग पर, कान पीछे और दिमाग अगले शहर में। मैं कई हिस्सों में बटकर रह गया था। कोई हिस्सा कुछ कहता था, कोई कुछ। जैसे बहुत सी आवाजें थीं और हर आवाज का अलग अलग अर्थ था। साएं साएं करती हवा में ललिता की आवाज फिर उभरी। मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ, लगता है अंदर कहीं जख्म हो गए हैं। मुझे पसीना आ गया। गाड़ी को कंट्रोल में रखने की कोशिश करने लगा। तुम्हारे पास कुछ चेंज है? ललिता ने पूछा। मैं माँ से बातचीत करना चाहती हूँ। अस्पताल का नंबर क्या है? नंबर? नंबर जानकर क्या करोगी? क्यों? तुम माँ से बातचीत नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है। उसने अविश्वास के साथ मुझे देखा, जैसे मैं अभी हंस पड़ूंगा, पर मेरी गंभीरता देखकर उसे यकीन कर लेने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे उसे बताना पड़ा कि किन स्थितियों में उसकी माँ दुर्घटना का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है। वह दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। शाम होने से पहले हम लोग लैंपिंग विले पहुंच चुके थे। लैंपिंग विले पहुंचने पर मैंने ललिता को 4 कॉमिक्स, एक चॉकलेट का बॉक्स, 2 कोको कोला,
एक शानदार घड़ी, एक जड़ाऊ अंगूठी, एक टेनिस का बल्ला, एक जोड़ी स्टेकिंग शूज, दूरबीन, ट्रांजिस्टर, च्युइंगम का पैकेट, रेनकोट, धूप का चश्मा, एक बॉक्स सैनिटरी पैड और कुछ नए कपड़े खरीद कर दिए। होटल में हम दोनों अलग अलग कमरे में ठहरे, पर आधी रात को ललिता सिसकियां भरती हुई मेरे कमरे में चली आई। हम दोनों ने समझौता कर लिया था। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं कि क्या इस अपराध में केवल हम्बर्ट हम्बर्ट ही शामिल था या ललिता का भी कुछ सहयोग रहा था।